गुड इवनिंग बच्चों, मैं विपेश कुमार आप लोगों के लिए फिर से आज एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आया हूँ। कृपया आप सभी लोग उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। एग्ज़ाम पॉइंट मतलब जो एग्ज़ाम का एक प्रकार से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए, या फिर कह सकते हो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर होने वाली है। इसलिए सभी लोग बने रहिए और उसको ध्यान से देखे रहिए। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं बेटा, दो टॉपिक आपके लेकर आए हैं इस वीडियो में। एक तो आपका होगा बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और एक आपका होगा बेटा oogenesis। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को पहले हम खल्लास करेंगे, फिर इसको खल्लास करेंगे। अब देखो, शुरुआत करते हैं कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसको डाल ले रहे हैं कि सर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, देख लेते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु जनन। ध्यान रखना, इसी को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन के बारे में बता दें कि सर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी या किस प्रकार से उसको समझ के हम कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसमें लिखना ये है कि भाई टेस्टिस के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना, टेस्टिस के अंदर, ठीक है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन, टेस्टिस के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, उस प्रक्रिया को कहा जाएगा भैया शुक्राणु जनन। उस प्रक्रिया को कहा जाएगा शुक्राणु जनन। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन। ठीक है, अब शुक्राणु जनन ये तो हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि सर शुक्राणु जनन है क्या। तो शुक्राणु जनन है क्या, उस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें बेटा कि एक होता है पुरुष और एक होती है स्त्री। एक होता है पुरुष और एक होता है स्त्री। तो ध्यान रखना, स्त्री और पुरुष दोनों को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे चलाने के लिए क्या करनी पड़ती है भाई, शादी। दोनों को करनी पड़ती है शादी, और दोनों की शादी हो गई तो शादी के बाद किसका जन्म होता है भैया, बच्चों का। किसका जन्म होता है, बच्चों का जन्म होता है। लेकिन उन बच्चों के जन्म के लिए इन दोनों के लिए एक प्रक्रिया का यूज़ करना पड़ता है। इन दोनों के बीच एक ऐसी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम कह देते हैं भैया, दोनों के जो मिलन की प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है कॉपुलेशन। उस कॉपुलेशन के पश्चात क्या होता है देखते हैं। कॉपुलेशन के पश्चात होता है बेटा निषेचन होता है। ठीक है, उस निषेचन के पश्चात होता है भ्रूण का निर्माण। अब भ्रूण का निर्माण हुआ, निषेचन हुआ, लेकिन ये निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है उसको समझेंगे। निषेचन की प्रक्रिया होती है बेटा स्पर्म और ओवा के मिलने से। स्पर्म और ओवा के मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। जब एक दूसरे को स्पर्म और ओवा जब फ्यूज करते हैं यहाँ पर, तो इनके फ्यूजन की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगी, मतलब मिलने की प्रक्रिया जो कहलाएगी या फ्यूजन की प्रक्रिया कहलाएगी, वो कहलाएगी निषेचन, या उसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये स्पर्म कहाँ से आया, तो ये स्पर्म आता है बेटा पुरुष के पास से, और ये ओवा कहाँ से आया, तो ओवा आता है बेटा स्त्री के पास से। ध्यान रखना, स्त्री के पास से कहाँ से आया, तो स्त्री के पास एक ऐसा अंग होता है जिसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ओवेरी होता है, और इसके पास एक ऐसा अंग होता है जिसको बेटा टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। तो टेस्टिस के अंदर क्या है,
स्पर्म है, ओवेरी के अंदर क्या है, ओवा है, तो कह सकते हैं इन स्पर्म का टेस्टिस के अंदर निर्माण होता है। निर्माण भी कहाँ होगा, टेस्टिस के अंदर। तो इनके निर्माण की प्रक्रिया ही कहलाती है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। इनके निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। बिना स्पर्म के किसी भी प्रकार से नई पीढ़ी को निर्मित नहीं किया जा सकता है या नई पीढ़ी को फॉर्मेड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात है सर हमारी ओवेरी। तो ओवेरी क्या है, तो ओवेरी के अंदर ओवा उपस्थित हैं, अर्थात ओवा के फॉर्मेशन की प्रक्रिया या अंडाणु के फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहलाएगी भैया oogenesis। क्या कहलाएगी, oogenesis कहलाएगी। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं oogenesis को, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में, अर्थात टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। लेकिन अब इस प्रक्रिया को हम आगे कैसे बढ़ाएं कि यह प्रक्रिया यहीं पर तो समाप्त हो नहीं जाती है। तो ये कहाँ से आता है शुक्राणु और किससे निर्मित होता है शुक्राणु, उस चीज़ के बारे में हमें फोकस करना है अब आगे जो हम बताने जा रहे हैं उस बात में। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। आपको बता दें सबसे पहले कि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, उस शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह प्रक्रिया किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। ध्यान रखना, कब प्रारंभ होती है बेटा, किशोरावस्था में। अब तो किशोरावस्था से पहले प्रारंभ होने लगी है, लेकिन शुरुआती अगर हम साइंटिफिक दौर की बात करें या साइंटिफिक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि सर यह प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तो किशोरावस्था के समय ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है, या फिर कह सकते हो 10 साल से 15 साल के बीच में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है हर हाल में। वैसे तो किशोरावस्था 12 वर्ष से ऊपर में चालू हो जाती है, लेकिन 10 से 15 में ही शुक्राणुओं का फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि सर ये प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तो किशोरावस्था के समय ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दूसरी बात करें तो ये प्रक्रिया होती कहाँ है, तो आप समझ गए थे, आपको बताया था कि ये कहाँ होती है भैया, वृषण में होती है। लेकिन वृषण में नॉर्मली बता दिया जाता है, लेकिन वृषण के अंदर ही एक संरचना होती है शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका, तो शुक्र जनन नलिका के अंदर इस ये प्रक्रिया होती है भाई समाप्त। ठीक है, शुक्र जनन नलिका के अंदर ही प्रक्रिया समाप्त होती है। अगली बात करें अगर हम कि सर इसके अगला क्या है, तो अगली बात अगर करी जाए कि शुक्राणु मतलब शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया समाप्त हो रही है, तो आपको आगे बताया जाएगा कि शुक्र जनन नलिका के पास या इसके अंदर कुछ शुक्राणु जन उपस्थित रहते हैं, कुछ शुक्राणु जन पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली इसको सुनना है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर शुक्राणु जन उपस्थित रहते हैं कहाँ, शुक्र जनन नलिका के अंदर। अब इस शुक्र जनन नलिका के अंदर ये हैं, तो ये करेंगे यहाँ पर समसूत्री विभाजन, करेंगे यहाँ पर समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन तो इन्होंने कर लिया, लेकिन समसूत्री विभाजन करके ये क्या करते हैं, ये करते हैं अपनी संख्या में वृद्धि। ये करते हैं अपनी संख्या में वृद्धि। कौन अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अब ये वृद्धि करेंगे अपनी संख्या में, लेकिन इन्हीं का दूसरा वर्ग एक और हो जाता है कि सर दूसरा वर्ग का ये हो जाएगा जो शुक्राणु जन हैं उनकी एक विशेषता की पहले तो बात करें, विशेषता ये बात करें तो ये होते हैं बेटा 2n। 2n का मतलब ये होता है, ये कहलाते हैं डिप्लॉयड या द्विगुणित, और द्विगुणित का मतलब है इनके अंदर 46 गुणसूत्र उपस्थित रहेंगे, 46 गुणसूत्र उपस्थित रहेंगे। ठीक है, अब शुक्राणु जन 2n है या द्विगुणित है जिसमें 46 गुणसूत्र उपस्थित हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर एक होगा भाई अर्धसूत्री विभाजन, एक होगा अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान रखना, समसूत्री विभाजन जब होगा तो संख्या में इंक्रीजमेंट होगा, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उनमें कहलाएगा डिवाइडेशन।
ठीक है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर एक है और अगर इनमें हो रहा है भाई समसूत्री विभाजन, तो ये कहलाएंगे इस प्रकार से। और अगर इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन तो ये एक नहीं होगा, तो ये बन जाएंगे हाफ, ये बन जाएंगे हाफ। इस प्रकार से कहलाता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान रखना, ठीक है। तो खैर इतना ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे हम, इन पे रहिएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो संख्या में वृद्धि। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर ये जो 2n की प्रावस्था है वो 2n की प्रावस्था ना रह करके वो रह जाएगी n की प्रावस्था। जब n की प्रावस्था रह जाएगी तो 46 का भी आधा आधा हो जाएगा, अर्थात इसमें भी 23 गुणसूत्र रह जाएंगे और इसमें भी 23 गुणसूत्र रह जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना। अब जब इनमें 23 गुणसूत्र रह जाएंगे तो इनको एक नाम दिया जाता है बेटा, वो नाम दिया जाता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, तो इनको नाम दिया एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। इनको एक नाम दे दिया सर, ये है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। नेक्स्ट बात करते हैं सर, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है ये किससे बनी? अर्धसूत्री विभाजन किसमें हुआ? शुक्राणु जन में हुआ। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बन गई। अब क्या होगी? ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, जो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है उस विभाजन को क्या करेगी? ये पूरा करेगी। ये पूरा करते करते 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी। 2 हैप्लॉइड सेल्स का क्या कर देगी? फॉर्मेशन कर देगी। समझ रहे हो? 2 हैप्लॉइड सेल्स का जब फॉर्मेशन कर देगी तो वही 2 हैप्लॉइड सेल्स ये हैं, ये भी ध्यान रखना। अर्धसूत्र विभाजन होगा, 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अब क्या होगा उसके पश्चात? अब उसके पश्चात क्या होगा? जब 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया तो फॉर्मेशन के पश्चात यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुआ। सॉरी, एक बात थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि ये तो हुआ ये वाला अर्धसूत्री, लेकिन यहाँ पर जब अर्धसूत्र विभाजन और होगा इनके पास तो ये 2 हैप्लॉइड सेल्स का क्या करेंगी? फॉर्मेशन करेंगी। फॉर्मेशन करेंगी 2 हैप्लॉइड सेल्स का, और उन सेल्स को एक नाम दिया जाता है बेटा, दिख रहा होगा, एक नाम दिया जाता है उन सेल्स को और कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्म सेल्स। सेकेंडरी, ये थी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, लेकिन अब जो बनेंगी वो बनेंगी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब जो बनेंगी वो बनेंगी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। पहले थी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका और अब बन जाएंगी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ठीक है सर, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बन गया। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका के पश्चात क्या होगा? उपस्थिति वही रहेगी कि शरीर में कितने गुणसूत्र हैं? 23 गुणसूत्र रहेंगे। प्रावस्था कौन सी? एन यानी हैप्लॉइड प्रावस्था रहेगी। अब इनमें द्वितीयक होगा, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर जो बनी थी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, उन द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से ही 4 हैप्लॉइड या 4n कह सकते हो, 4 हैप्लॉइड शुक्राणु कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। 4 हैप्लॉइड शुक्राणु कोशिकाओं का क्या होता है भैया? फॉर्मेशन होता है। ये 4 स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनको एक प्रकार से स्पर्मेटिड्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्पर्मेटिड्स भी कह सकते हो। और ये स्पर्मेटिड्स ही आगे चल करके किसमें चेंज हो जाते हैं? स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। ये स्पर्मेटिड्स ही आगे चल करके किस में चेंज हो जाएंगे? स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। ध्यान रखना। तो यही है, इसी प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पर्म का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखना। एक बार पुनः इसका मैं क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल बने रहिएगा और सुपर एकदम आपको एकदम बढ़िया कंटेंट मिलेगा। देखिएगा, क्या बताया था कि सर सबसे पहले हमने क्या बताया था? किसके अंदर फॉर्मेशन होता है भाई स्पर्म का? तो टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर क्या है? शुक्राणु जनन
नलिका है, शुक्राणु जनन नलिका है। शॉर्ट में लिखवाऊंगा मैं, ध्यान रखना आप। शुक्राणु जनन नलिका है और शुक्राणु जनन नलिका के अंदर क्या उपस्थित है बेटा? शुक्राणु जन उपस्थित है। शुक्राणु जन में क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है और विभाजन के पश्चात क्या हो रहा है? संख्या में वृद्धि हो रही है। जब संख्या में वृद्धि हो रही है तो एक साइड से हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन, संख्या में वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या हो रहा है? एन और एन की 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ? शुक्राणु जन जो है वो कितना है? 46 क्रोमोसोम है, 2n प्रावस्था का है। ये n प्रावस्था का हो गया तो 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे दोनों में, तो ये हैप्लॉइड कहलाएगा। और जब ये हैप्लॉइड कहलाएगा तो इनमें एक अर्धसूत्री विभाजन पूरा होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? पूरा होगा। तो पूरा होते होते इन्हीं को हम कह सकते हैं आगे जाकर के यही कहला दी जाएंगी, या इन्हीं को हम, या इनसे कुछ और सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उनको हम कह देंगे, पहले तो इनको कहा जाएगा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के पश्चात किसका फॉर्मेशन होगा? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका के पश्चात किसका फॉर्मेशन होगा? उसके पश्चात फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड्स का, स्पर्मेटिड्स का। और स्पर्मेटिड्स किस में चेंज हो जाएगा जाकर के? स्पर्म। इस चीज को ध्यान रखना बेटा। टेस्टिस के अंदर शुक्राणु जनन नलिकाएं हैं जिनमें शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के लिए उनमें पाए जाते हैं शुक्राणुजन, 46 गुणसूत्र हैं और 2n प्रावस्था है यानी डिप्लॉयड है। समसूत्री विभाजन करके संख्या में वृद्धि कर रही है। ये अर्धसूत्री विभाजन करके क्या कर रही हैं? n में डिवाइड हो रही हैं। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है हैप्लॉइड जिनमें 23 गुणसूत्र हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो रहा है जिससे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का फॉर्मेशन हो रहा है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका आगे जाकर के स्पर्मेटिड्स में चेंज हो रही है और स्पर्मेटिड्स आगे जाकर के स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है। तो यही है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये था बच्चा, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। आप हमें बताइएगा लास्ट में कि आपको किस प्रकार की क्लास रही है आज, और सभी लोग आज कमेंट में लिखिएगा कि सर ये क्लास कैसी रही, बेकार लगी है तो आप वो भी कर सकते हो, और अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी कल ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और बहुत ज़्यादा समय नहीं है विद्यालय खोलने में और बहुत जल्द समय विद्यालय ओपन हो जाएगा। आपके साथ हम फिर ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, आपके स्कूल में मिलेंगे, आपके साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।